भरोसा है क्योंकि मैंने 5 साल केदारनाथ जी की सेवा की है इस विधानसभा की। तो मुझे विश्वास भरोसा है कि मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी और मुझे अपना टिकट देगी। तो उसके बाद हमारी फिर चुनावी तैयारियां होंगी। और हम तो साल भर 5 सालों से क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, यहीं रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो ये हमारा अनवरत करने वाला काम है, सिर्फ चुनाव के समय का काम नहीं है। और चुनाव के समय पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोविड वाला समय आ गया है और वर्चुअल होना है, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा कि 5 से अधिक ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, या जो भी गाइडलाइन, क्योंकि 22 तारीख को नई गाइडलाइन आनी है, तो जो भी गाइडलाइन आएगी हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं और करते रहेंगे। मनोज जी, टिकट वितरण में इतनी ज्यादा देर क्यों? आखिर कहाँ ये पेंच फंस रहे हैं? देखिए, कहीं कोई पेंच नहीं फंस रहा है। टिकट वितरण एक रणनीतिक कार्य होता है। और कल भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, तो पार्टी देखती है कि किस स्थान पर किसको लड़ाना है। तो ये रणनीतिक कार्य है, आज समाप्त हो जाएगा। सीईसी की आज बैठक है और मुझे जो संभावना लगती है कि आज शाम या कल सुबह तक के अधिकांश टिकटों का वितरण हो जाएगा। अब जैसे कि कांग्रेस का अभी टिकट फाइनल नहीं है, हालांकि यहाँ से आप ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसके तौर पे देखे जा रहे हैं। ऐसे में क्या जनता का रुझान है? क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो तकरीबन 800 वोटों से आप जीते हैं। इस समय क्या रहेगा रुझान जनता का? देखिए, पिछला चुनाव चतुष्कोणीय था। और पिछला चुनाव जब मैंने लड़ा तो मुझे अचानक, मैं जिस दिन मुझे टिकट दिया गया उससे 4 दिन पहले तक के मैं पत्रकारिता के पेशे में था। पार्टी ने मुझे आदेश किया। तो इस बीच 2003 से लेकर के और 2017 तक के मैं एक्टिव जर्नलिस्ट था। तो ये तय था कि क्षेत्र में मेरा उतना संपर्क नहीं था, तो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन अब 5 साल के भीतर जनता ने हमको देखा है, परखा है, जाना है, हमारे विचार जाने हैं। विधानसभा के भीतर हम किस तरह से, देखिए, विधायक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य होता है। विधायक मतलब विधायन, विधायन मतलब विधानसभा के भीतर आप जब कानून बनते हैं या विधानसभा के भीतर आपको जो काम करना होता है, उस वही विधायक का मुख्य कार्य होता है। और उन कार्यों के जरिए आप नीतियां बनाते हैं, आप कानून बनाते हैं, और उन कानून को ज़मीन पर कैसे उतारना है वो आप ज़मीन पर आकर के करते हैं। तो तब जा कर के विधायक का पूरा कार्य और पूरा जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी होती हैं। तो 5 साल पूरे केदारनाथ की जनता ने हमें विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा में देखा है कि हमारा स्टैंड क्या है, विधानसभा के बाहर देखा है। और दूसरा, जो हम जनप्रतिनिधि होते हैं उनका हर समय, हर क्षण इम्तिहान होता है कि क्षण आप क्या काम कर रहे हैं, जनता उसको देखती रहती है। तो हमें भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपने केदारनाथ विधानसभा की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की आवाज़, महत्वपूर्ण मुद्दे विधानसभा में उतारे हैं। तो इस समय बिल्कुल परिस्थितियाँ उससे अंतर है। पहले 17 के चुनाव से पहले मैं बिल्कुल, मुझे नया कैंडिडेट माना जा रहा था, और आज मैं बिल्कुल तपा तपाया हूँ। जनता ने हमें देखा है, तो ये परिस्थितियाँ हमें फ़ायदा पहुँचाएंगी। विधायक जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, यूपी में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे जो कांग्रेस का एक विजन है, वहाँ पे महिलाओं को लेके विजन है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड युवा की बात कर रही है। अगर हम युवा की बात करते हैं, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा मात्रा में जो युवा हैं वो चुनावों को प्रभावित करने वाले हैं, आपका क्या विजन है युवाओं को लेकर? देखिए, मेरा ही नहीं, हमारी पार्टी का, आपने कहा कि यूपी में महिलाओं को लेके बात हो रही है, उत्तराखंड में जाता है। युवा होने के लिए विजन चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। तो जो हमारा जो दृष्टिकोण है, देखिए, युवाओं की जो बात कर रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि इन 5 सालों में प्रदेश के युवाओं को इन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर रोजगार की मैं बात करूं, बहुत बड़े आरोप न लगाऊं मैं, तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश में सबसे बड़ी नौकरी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एसडीएम, पीपीएस अधिकारियों की और अन्य अधिकारियों की होती है। तो 5 साल में एक भी बच्चे को ये पीसीएस अधिकारी नहीं बना पाई, जो प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार होता है। और प्रदेश के छोटे रोजगारों की अगर हम बात करें तो 5 साल से प्रदेश में पुलिस के कांस्टेबल्स की भर्ती तक नहीं हुई है। और ये लोग रोजगार की बात करेंगे, ये युवाओं की बात करेंगे। अगर युवाओं की बात करेंगे तो युवा स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं। 5 साल के भीतर बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में खेल विभाग का बजट 300 करोड़ था।
अगले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बजट खेल विभाग का लाई तो 60 करोड़ रुपया, मतलब दुनिया का अजूबा प्रदेश उत्तराखंड बना। दुनिया में जब भी बजट बनते हैं तो हर साल नए आने वाले साल में बजट बढ़ता है। यहाँ 300 करोड़ का 60 करोड़ हुआ, एक बटे पांचवा हिस्सा। कितनी शर्मनाक स्थिति में हमारे खिलाड़ी जाते थे। 5 सालों तक के, इन 5 सालों तक के जब भी हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में, नेशनल गेम्स में खेलने के लिए गए, नेशनल चैंपियनशिप में खेलने के लिए गए, तो उनके पास एक ट्रैक सूट नहीं होता था। जब वो पोडियम पर, जिसमें विजेता, उप विजेता और तृतीय विजेता खड़े होते हैं, खड़े होते थे, तो उनके पास पोडियम पर खड़े होते समय उत्तराखंड का एक ट्रैक सूट तक नहीं होता था। अभी कुछ दिन पहले, मैं 15-20 दिन पहले, जब मैं अपने स्पोर्ट्स कॉलेज में, ये अपने स्पोर्ट्स हॉस्टल जो अगस्त मुनि में गया, जो एथलेटिक्स का गर्ल्स का हॉस्टल है, वो बच्चियों ने जाना था, अभी नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाना था, उनके पास ट्रैक सूट नहीं थे, मैंने मंगा करके ट्रैक सूट उनको दिए हैं। तो देखिए, ये युवाओं की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, जो खेल का बजट 1/5वां हिस्सा ले आते हैं, जो खेलने वाले अपने नेशनल प्लेयर को एक ट्रैक सूट नहीं दे पाते हैं। और अब युवाओं की बात करें, खेल कोटे से इन 5 सालों में एक भी बच्चे की भर्ती विभिन्न विभागों में नहीं हुई। तो युवाओं की बात न करें, खाली युवा अपने को उम्र में कम कह करके आप युवा नहीं हो जाते हैं। युवा होने के लिए विजन होता है। खेल कोटे से जो अंतिम जो भर्ती हुई थी रावत की, जो ओलंपियन जो हमारा था मैराथन वाला ओलंपियन रावत, उसकी खेल कोटे से भर्ती, जो माननीय हरीश रावत जी ने खेल कोटे से प्रमोशन दिया था, सिपाही से सीधे इंस्पेक्टर बनाया था, उसके बाद से किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो अगर युवाओं की बात करें, जो रोजगार नहीं दे पाते हैं, जो खेल से संबंधित। तीसरा को बात कर रहा हूँ, अगर हम पर्यटन की बात करें, इन्होंने पहले साल में, अगर युवाओं की और रोजगार की हम बात कर रहे हैं, तो पहले साल में जब माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण आया था, तो उस समय इन्होंने कहा था कि साहब हम 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन बनाएंगे, पर्यटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे और उनसे रोजगार होगा। आपके जिले का, जो रुद्रप्रयाग जिले का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मयाली को चुना गया था। आप मयाली में देख लीजिएगा, एक ईंट भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पे लगी हो। तो यही हाल 13 जिलों में है। तो ये नीति के मामले में, ये रीति के मामले में, ये किसी भी मामले में आप हमसे पूछें, ये हमसे बहस करें, इन्होंने कुछ नहीं किया है, गाल बजाने के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये युवाओं की बात तो बिल्कुल ना करें। मनोज जी, जैसे कि अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो हमारी पारंपरिक विरासतें हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनको एक तरफ से आगे बढ़ाने में मांगल गीत को आपने जो एक बहुत अच्छे पायदान पे पहुंचा दिया है, क्या कुछ है ये पूरा, क्योंकि इस पे आपने काफी मेहनत भी की है। देखिए, उत्तराखंड सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और इसकी संस्कृति की ताकत आप ये देखेंगे कि मांगल गीत को अब जो भोजपुरी गायक है, मैथिली भोजपुरी गायक भी मांगल गीत को गा रही है। और दुनिया की अद्भुत परंपराएं, क्योंकि हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम दुनिया भर के विभिन्न इलाकों से आए हैं, तो यहाँ पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं हों, हमारे जो भवन निर्माण की परंपराएं हों, हमारे वैदिकी की परंपराएं हों, हमारे जड़ी बूटी की परंपराएं हों, वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ थी। और केदार घाटी तो इन सब में बहुत ही उत्कृष्ट परंपराओं का, सांस्कृतिक परंपराओं का इलाका था। तो जो हमारी केदारी परंपराएं हैं, देखिए केदार, आपने मांगल की बात करी, तो केदार घाटी में 3-3 दिन के मांगल शादियों में गाए जाते थे। और सिर्फ शादियों की बात नहीं है, मांगल गीत जो हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे 16 संस्कार हैं, उनमें मृत्यु को छोड़ करके सभी संस्कार हमारे उत्सव के संस्कार हैं, हंसी खेलने के संस्कार हैं। तो जैसे बच्चे के पैदा होने के भी मांगल गीत थे, उस समय के भी गीत थे। बच्चे का अन्नप्राशन होता था तो उस समय उसके भी गीत थे। बच्चे का जब मुंडन होता था तो उसके भी गीत थे। बच्चे को जब स्कूल भेजते थे तो उसके भी गीत थे। बच्चे का जब यज्ञोपवीत होता था उसके भी मांगल गीत थे, उसके भी गीत थे। बच्चे की जब लड़के की या लड़की की शादी होती थी तो उसके भी मांगल गीत थे। तो केदार घाटी की जो शादियों, हमने सिर्फ शादियों को फोकस करा, शादियों के जो मांगल गीत थे 3 दिन में गाए जाते थे। अब हमारी संस्कृति के साथ समस्या क्या आई कि जो केदार घाटी के मांगल गीतों में से एक हिस्से को लेकर के उसको सरल ढंग से पेश करके हमारे गढ़वाली गायकों ने पेश कर दिया। वो उनके तो वो हिस्सा तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन जो हमारी परंपरा मांगल की, मतलब मांगल की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि
हमने न्यूताना है, न्यूतना है, तो न्यूता जाता है कि ब्राह्मण का बेटा न्यूताया जाएगा, फौजी का बेटा न्यूताया जाएगा, अन्य जितने भी लोगों को हम न्यूतते हैं, प्रकृति को न्यूताते हैं, वृक्ष को न्यूताते हैं, देवताओं को न्यूताते हैं। तो हमारी परंपरा तो यहाँ इतनी समृद्ध परंपरा थी कि हम तो वृक्ष को भी बुलाते थे अपनी शादी का साक्षी। हमारे यहाँ के लोग वृक्ष को भी शादी का साक्षी बनाते थे, देवताओं को भी बनाते थे, यक्षों को भी बनाते थे। तो उस परंपरा को जिंदा करने के लिए पिछले साल हमने एक प्रयोग किया, 7 दिन की एक कार्यशाला, जिसमें प्रोफेसर DR पुरोहित जी, डॉक्टर पांडे जी जो म्यूजिक के टीचर हैं, और सौरव मैठाणी जी और रामेश्वरी देवी जी को बुला करके हमने उन मांगल गीतों को पुनर्जीवन के लिए हमने एक वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप के बेहद अच्छे नतीजे आए। जब देहरादून में दूरदर्शन ने बुलाया उस टीम को, और रामेश्वरी बहन जी का जब ऑडियंस टेस्ट हुआ, तो आप इसका ताजुब करेंगे कि वो बी हाई ग्रेड की गायक के रूप में पास हुई वहाँ पर। जो महिला गांव से निकली थी, बी हाई ग्रेड का गायक का मतलब जो दर्जा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का है, वो दर्जा उन्हें मिला। तो इससे ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि हमारे गीतों में ताकत भी है, और हमारी जो महिलाएं हैं उनमें प्रतिभा छुपी है। देखिए, सारी की महिला जिसका मायका रांसी था, वो एक दिन जाती है और अपनी टीम के साथ उसका टेस्ट होता है, और वो बी हाई ग्रेड पाती है, जो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2 या 3 चरणों में हुआ। या अन्य गायकों में को कई गायक उसके लिए तरसते हैं कि बी हाई ग्रेड का गायक बनना है। तो हम इस चीज़ से जब सहमत हो गए कि हमारी माताओं और बहनों में बहुत अंदर प्रतिभा उनकी छुपी हुई है, तो इस बार हमने ये मांगल गीत के कार्यक्रम 18 अपने विधानसभा को 18 सेक्टर में बांट करके किया। सेक्टर के कार्यक्रम हो गए थे। हम जो विधानसभा स्तर का कार्यक्रम जो करने वाले थे, तब तक के आचार संहिता लग गई और कोविड के कारण बंदगी हो गई, बंदिशें आ गई। लेकिन हम वो 18 जगहों की जो फर्स्ट और सेकंड लोग जो आए हैं, उनका एक बड़ा कंपटीशन हम कराएंगे भविष्य में। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार एक रामेश्वरी भट्ट निकली, अब इस साल जब हम जिला स्तर का कार्यक्रम करेंगे, और वो कार्यक्रम हमारे सारे ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों को ये देखा जा रहा है, हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो पूरे प्रदेश में जो मांगलों के, जो पहाड़ी संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, वो जब गीतों को लिख रहे हैं, तो वो हर समय हमें बता रहे हैं कि महिलाओं में अद्भुत प्रतिभा है। तो मुझे भरोसा है कि इस बार जो हमने ये समुद्र मंथन किया मांगल का केदार घाटी में, इससे भी हमारी महिलाओं के रूप में कई हमारे रत्न निकलेंगे। विधायक जी, मांगल गीत तो इन पे चर्चा हो गई है। अब अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग जनपद की या केदारनाथ विधानसभा की, दोनों को मिला करके जो जनपद का वो है, स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया है आपने? देखिए, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और जब मैं मेरी विधानसभा के रुद्रप्रयाग जिले की अगर मैं बात करूं, तो रुद्रप्रयाग जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेरे जो लोग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग है, लेकिन वहाँ पर हमारे अधिकतर सालों में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहे। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक तो ट्रॉमा सेंटर की होती है, एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत, उससे भी बड़ी ज़रूरत मुझे लगता है कि डिलीवरी, जो महिलाओं से संबंधित रोग और डिलीवरी, क्योंकि महिलाएं हमारी जनसंख्या का 50 से अधिक प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है, और वो सबसे पीड़ित तबका भी है। अब मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, तो मेरी विधानसभा में एक तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो अगस्मुनी है। उसमें 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टरों में, उनमें गायनेकोलॉजिस्ट है, महिला रोग विशेषज्ञ, उसमें एनेस्थीसिस्ट है, उसमें हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अस्थि रोग विशेषज्ञ, उसमें हमारा पेडियाट्रिशियन, जिसको हम बच्चों का डॉक्टर कहते हैं, वो है, उसमें फिजिशियन होना चाहिए। तो इन 5 डॉक्टरों में से आपको बड़ा ताजुब होगा कि एक भी डॉक्टर वहाँ पर तैनात नहीं है। अब मशीन्स की बात करें हम, अगर हम रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट की बात करें, तो हमारा वहाँ पर जो एक्सरे मशीन अगस्त्यमुनि में लगा है, वो आज काम नहीं कर रहा है, वर्षों पुराना है, काम नहीं कर रहा है। वही हमारा जो पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पर बिल्कुल अच्छी पैथोलॉजी लैब नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो ये हमारे CSC के हाल हैं। अगर हम ऊखीमठ, उसके बाद ऊखीमठ ब्लॉक की बात करें, ऊखीमठ ब्लॉक बड़ा दुर्भाग्यशाली ब्लॉक है कि जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी 5 बार आते हैं, लेकिन अभी भी ऊखीमठ का जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पर PSC है। PSC होने के कारण वहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। वहाँ पर इक्विपमेंट के नाम पर कोई मशीन नहीं है।
और ऐसे हमारे लगभग 22 छोटे पीएससी जो हैं एसएडी लेवल के, ए लेवल जिनको हम कहते हैं, छोटे अस्पताल हैं, जिसमें अगर हम कहें तो बसु केदार का अस्पताल हमारा पीएससी छोटा लेवल का है, गुप्त काशी का अस्पताल हमारा पीएससी से छोटे लेवल का है, हमारा फाटा का अस्पताल पीएससी सेकंड छोटे लेवल का है, हमारा दुर्गाधार का अस्पताल हो गया, हमारा चोपता का अस्पताल हो गया। तो इनमें से 2 अस्पताल तो हमारे बिल्कुल प्राइवेट बिल्डिंगों पे चल रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है, किसी पर इक्विपमेंट नहीं। और आप बात करेंगे कि साहब आपने क्या किया, हम 4 साल तक की सरकार को जगाते रहे। मैं ही एकमात्र विधायक हूँ कि जिसने 1.5 करोड़ रुपये अपनी विधायक निधि से, अब आप इक्विपमेंट की बात करेंगे तो हमने अगस्त्यमुनि सीएससी के लिए 500 MA की एक्सरे मशीन विद लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ हमने स्वीकृत करके दी अपनी विधायक निधि से। ऊखीमठ के लिए 300 MA की मशीन जो आज देश अस्पताल श्रीनगर में लगी है, 500 MA की मशीन जो हम अगस्त्यमुनि के लिए हमने मंगाई है वो दून मेडिकल कॉलेज में लगी है। हमने अपने जितने भी 22 के करीब हमारे जो छोटे अस्पताल हैं उन सब में 5 पैरा मोनीटर, ताकि सारी जांचें वहां पर हो पाएँ, वो उसका हमने ऑर्डर कर दिया है। हमने 2 डिफेब्रिकेटर अपने जो बड़े अस्पताल ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि हैं, ताकि कहीं पर किसी को अटैक आता तो डिफेब्रिकेटर के से उसको रिकवर करा जाए। हमने 6 ECG मशीन अपने महत्वपूर्ण अस्पतालों के लिए हमने सैंक्शन करे हुए 6 महीना हो गया है। दून मेडिकल कॉलेज को हमने एजेंसी बनाया है, उन्होंने टेंडर भी कर दिया है। अब राज्य सरकार की बात देखिएगा, राज्य सरकार ने 5 साल में कुछ चीज़ तो मेरे लिए सैंक्शन नहीं की, लेकिन जो मैंने अपने विधायक निधि के धन से जिन मशीनों को खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिए, एजेंसी तय कर दी, और एजेंसी ने, दून मेडिकल कॉलेज बेस्ट एजेंसी है, उसने टेंडर भी कर दिया, उनको अंतिम समय में परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि इनको डर था कि अगर ये सारी की सारी मशीनें हमारे अस्पतालों में आती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इतने मॉडर्न इक्विपमेंट किसी भी विधानसभा में, चाहे वो देहरादून की विधानसभा में हो, उनके सीएससी और पीएससी में नहीं होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरे हर काम को अटकाने की कोशिश करी गई, मेरे हर काम को रोकने की कोशिश करी गई, और ये कोशिश की गई हमेशा कि मैं विधायक निधि का पैसा किसी तौर से मैं खर्च न कर पाऊँ। लेकिन इस पैसे के अलावा हमारा सारा पैसा खर्च हो गया है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मेरे विधायक रहते रहते इस कार्यकाल में जो मशीनें आ जानी चाहिए थी, जिनका टेंडर दून मेडिकल कॉलेज ने कर दिया था, सरकार ने क्यों रोका है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। जबकि दून मेडिकल कॉलेज को एजेंसी बनाने से पहले मैंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी से विधानसभा के भीतर भी और उनके चैम्बर में जाकर के भी वार्ता करी है, प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव से मैंने वार्ता करी है। उसके बाद ही मैंने सारी तसल्ली होने के बाद उसकी अनुमति दून मेडिकल कॉलेज को दी। लेकिन विपक्ष के प्रति इस सरकार का रवैया बहुत ही नेगेटिव रहा है, बहुत ही ऋणात्मक रहा है। ये ना अपने आप कुछ काम कर पाए और ना हमको इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने दिया। मनोज जी, बड़ी बात यह है, भले ही केदारनाथ में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है, मगर केदारनाथ विधानसभा में साक्षात भगवान केदारनाथ मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर खुद जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अपना आराध्य उनको मानते हैं। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य की विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाली विधानसभा ये है, हाई एटीट्यूड वाली विधानसभा ये है, ऐसे में भी अछूती है स्वास्थ्य जैसे अहम मसले पे। देखिए केदारनाथ जी, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो बहुत बड़े लोग यहाँ आते हैं, मेरा ये मानना है कि जब तक हवाई जहाज़ में हेलीकॉप्टर में जाते हुए उनको पहाड़ दिखते हैं तब तक कि उनको अपने आराध्य बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की याद आती है। आज भी केदारनाथ के अस्पताल में यात्रा काल में ईसीजी नहीं रहता है, वेंटिलेटर नहीं था। वो मशीनें भी देखिए, मैंने केदारनाथ के लिए भी उन 6 ईसीजी में से एक ईसीजी और एक 5 पैरा मोनीटर केदारनाथ के अस्पताल के लिए भी रखा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वीआईपी और बड़ा आदमी खाली देखने के लिए होता है। उसका आज अगर देखिए इतनी चिंता अगर केदारनाथ जी की थी, केदारनाथ जी को आराध्य मानते हैं, तो ऊखीमठ का अस्पताल क्यों नहीं ये सीएससी बना पाए। एक ऊखीमठ का अस्पताल गोद ले लेते, उसमें कुछ मशीनें लगाते, तो हम कहते हैं कि ये भगवान केदारनाथ और वहाँ रहने वाले लोगों से प्रेम करते हैं। देखिए इनका प्रेम दिखावा है। और जब हम मशीनें खरीदने जा रहे थे, जिसकी हमने स्वीकृति दे दी थी, राज्य सरकार को चाहिए और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को चाहिए कि बताएं कि जो मशीनों की स्वीकृति मैंने दी वो क्यों इन्होंने रोकी और किस कारण से रोकी। जनता जवाब चाहती है इनका।
ये 4 साल तक तो ले नहीं पाया कोई मशीन है। अंतिम साल में हमने जब साहस किया, देखिए 1.5 करोड़ रुपया कम नहीं होता स्वास्थ्य के सेक्टर में देना मशीनों के लिए। कोई भी विधायक 1.5 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेक्टर में मशीनों के लिए नहीं दे रहा है राज्य में। मैं गारंटी के साथ, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, और हमने दिया। ये राज्य सरकार को चाहिए, ये अपना देना तो छोड़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से देना तो छोड़ें, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय बड़े लोग जो आ रहे हैं वो अपनी तरफ से देना तो छोड़ें, केंद्र सरकार की तरफ से इस मेरे केदारनाथ विधानसभा को स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं इन्होंने दी, क्या बजट एलोकेट किया, ये तो सब जानते हैं। अगर होता तो दिखता ना कुछ, लेकिन जो ये बताएं, ये जवाबदेही इनकी अब ये बनती है कि सरकार और उसके मंत्री और उसके अधिकारी बताएं कि केदारनाथ विधायक ने जब पैसा दिया उसे क्यों रोका गया, दून मेडिकल कॉलेज के टेंडर को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। विधायक जी, केदारनाथ विधानसभा को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे पर्यटन से लेके तीर्थाटन से लेके अपार संभावनाएं हैं। बावजूद भी इसको एक उस तरीके का स्वरूप अभी तक नहीं मिल पाया है जो कि मिलना चाहिए था। सिर्फ हम लोग केदारनाथ यात्रा पे ही डिपेंड रह चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है। केदारनाथ में जो हमारा धार्मिक पर्यटन है वो वॉल्यूम वाइज, मतलब संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें कि 13 की आपदा के बाद वो संख्या हम 16 में जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो हम अटेंड कर चुके थे। जो महत्तम संख्या, जिस जनसंख्या को हम बाबा केदारनाथ की भूमि में कैटर कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब केदारनाथ में, हमारे तुंगनाथ जी में ऐसे धार्मिक स्थानों पर, कुछ स्थानों पर हम जितनी संख्या मैक्सिमम चाहिए थी उतनी तो अटेंड कर चुके हैं। लेकिन हम अपने अन्य, देखिए जो ये हमारी धरती है इसका अभी पोटेंशियल हमने पूरा अभी डिस्कवर नहीं किया है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो हमारी केदारनाथ की भूमि है, ये हिंदू धर्मावलंबियों में अगर 3 बड़े मत माने जाते हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव, उन तीनों के प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं। केदारनाथ जी में अगर शैव परंपरा का ज्योतिर्लिंग है, जो 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो अगर हम पुराणों के हिसाब से मानेंगे तो 5वां, और जो संस्कृत के श्लोकों के हिसाब से 11वां मानते हैं, लेकिन 5वां ही है। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का है। उसके ही बगल पर आप जैसी त्रिजुगी नारायण आते हैं तो नारायण की भूमि है। मतलब आप सीधे शैव मत से आप वैष्णव मत पर आ गए। नारायण मतलब वैष्णव मत के। आप थोड़ा नीचे आते हैं तो नारायण कोटि में नाला में देवी का मंदिर है। ऐसी देवी का मंदिर है कि जो शाक्त मत की साक्षात देवी है, जिसको राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। आप काली मठ में जाएंगे तो शाक्त मत का मंदिर है। गुप्त काशी में शैव मत का मंदिर है। और इसके अलावा और भी छोटे मत हमारे पास हैं। और अगर आप और भी गहरे उसमें देखें, हम तो मान्यताओं को माने, ऊखीमठ का मंदिर, राजा मानधाता ने ऊखीमठ के मंदिर में तपस्या की है, महाराजा मानधाता में। और महाराजा मानधाता को मानने वाले जो कोली समुदाय है, कोरी जो एक कम्युनिटी देश की, जो मध्य भारत की, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार में देश की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा उस समुदाय का है। उन समुदाय का जो आराध्य है वो ईस्ट हमारा ऊखीमठ में बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको प्रचार नहीं कर पाए। ये सरकार की कमियां हैं। अब आप ये रिलीजियस टूरिज्म की मैं बात करूं, अगस्त मुनि का मंदिर दक्षिण भारत से कनेक्शन है। हम कार्तिक स्वामी में जाने तो कार्तिक स्वामी को दक्षिण भारत में मुर्गेशन मानते हैं। तो मुर्गम कार्तिक स्वामी के 3 कार्तिक स्वामी, जो मुर्गम हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, वो 3 राज्यों का आराध्य है। लेकिन हम अभी उन 3 राज्यों से उस संख्या में धार्मिक पर्यटकों को अभी आकर्षित नहीं कर पाए जो हमको करने चाहिए थे। कारण क्या है? कम्युनिकेशन गैप। हमारी सरकारों ने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, सरकारों में। और हमारे देखिए, जब तक के नीति नियंता जिनमें विधायक और मंत्री आते हैं, उनको व्यापक जानकारियां नहीं होंगी। देखिए, आपको नीति बनाने के लिए व्यापक जानकारियां चाहिए, आपका विजन बहुत विस्तृत होना चाहिए। उस जानकारी को आप कैसे पोटेंशियल, संभावना के रूप में बदलें, और उस संभावना से आप कैसे रोजगार पैदा करें, ये आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो बद्रीनाथ लिखना ही नहीं आया। जब बिल लाए, 4 धाम श्राइन बोर्ड लाए, एक्ट लाए, उसमें बद्रीनाथ की स्पेलिंग ही गलत कर दी। तो जिन लोगों को बद्रीनाथ की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, उनसे हम क्या आशा रखते हैं? जिन लोगों को बद्रीनाथ और केदारनाथ की परंपराओं में अंतर नहीं आता है, जिन लोगों को मतों का अंतर नहीं है कि धार्मिक मत क्या है, तो वो लोगों से हम नीति नहीं कर पाते। दूसरा, जो आपने पर्यटन की बात करी, पर्यटन की असीम संभावना है। और हमने
मोनाल फेस्टिवल 2 साल पहले करके उन संभावनाओं का दोहन करना शुरू कर दिया था। हम चाहते थे कि उन संभावनाओं को हम रोजगार की संभावनाओं में बदलें, लेकिन उसके बाद फिर कोविड आ गया। हमने इस बीच छुटपुट संभावनाएं देखी। हमने चौमासी से चलो केदार अभियान चलाया और आप ताजुब करेंगे कि पिछले साल कोविड काल में और इस साल कोविड काल में हमने 2 बार चलो केदार करा। तो पिछले साल के चलो केदार का नतीजा ये था कि चौमासी से जो खाम बुग्याल होते हुए केदारनाथ का रास्ता है, इस बार 22-23 दिन के यात्रा काल में 30 ग्रुप चौमासी के युवाओं को मिले। अब आप ये समझिए कि 30 ग्रुप का मतलब यह है कि एक अच्छा खासा रोजगार होता है। हमारी जो संभावनाएं थी, हमने जो अंदेशा लगाया था, जो हमको आशा थी कि इस साल अगर यात्रा चलती तो कम से कम 2000 लोग चौमासी होते हुए केदारनाथ जाते, जिनमें युवा जाते, जो खाम बुग्याल जैसे खूबसूरत बुग्याल को देखते, जो विशाला देखते, जो ग्लेशियर देखते, जो वाइल्ड लाइफ देखते, क्योंकि जितनी खूबसूरती उस रास्ते में है उतनी खूबसूरती केदारनाथ जी के जाने के कई रास्ते में नहीं है। हमारी कोशिश क्या थी कि पनपतिया, देखिए हमारे जो ट्रैक रूट हैं वो बहुत ही गजब के ट्रैक रूट हैं हमारे केदारनाथ विधानसभा में। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स रांची में सबसे ज़्यादा हमारे पास आज प्रदेश में अगर गाइडों का गांव अगर माना जाएगा, पोर्टर्स का गांव माना जाएगा, तो रांची और गोंडार को मानते हैं। हमारे गाइड अद्भुत, हमारे गाइड हैं, उनकी क्षमताएं गजब हैं। वो नंगे पैर पनपतिया जैसा ट्रैक कर चुके हैं, उनकी पीढ़ियों से उन ट्रैकों को करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण देखिए, सरकार की तरफ से तो इसमें कोई पहल नहीं है, लेकिन हम इसको संभावना में बदलने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन 2 साल में हम सिर्फ चौमासी के पोटेंशियल को ही कुछ कर पाए क्योंकि कोविड था। लेकिन हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास हमने पूरे इन ट्रैकिंग के जो हमारे जो हमारी संभावना है उनको हमने छान मारा है। और सबसे बड़ी ट्रैकिंग को झटका जो हमारा लगा कि हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि आप हाई एल्टीट्यूड में कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। 5 बार मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट गई, और जो सरकार ऐसा ही निर्णय हाईकोर्ट का देहरादून की मलिन बस्तियों के लिए आया था, वहां के लिए तो ये ऑर्डिनेंस लिया है, अध्यादेश ला करके उस हाईकोर्ट के कानून को खत्म कर दिया। लेकिन इनकी चिंता हमारे जो उच्च हिमालयी, जो हमारे मल्यामुल की, जो हम मल्यामुल की पहाड़ी हैं, जिनका रोजगार, जिन्होंने अपना रोजगार का साधन अपने आप अपने दम पर अपने बल पर किया है, उनके रोजगार को बंद करने का जो आदेश आया उसके विरुद्ध में ये अध्यादेश नहीं ला पाए, और न ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस सब की जिम्मेदारी देखिए माननीय हरक सिंह रावत जी इस पूरे कार्यकाल के दौरान में ये वन मंत्री थे, वो बार बार इसको टालते रहे। उन्होंने इस मामले में कोई भी संजीदगी नहीं दिखाई, और जो रिट एक अनाम सी एक संस्था जिसका कोई देखने वाला नहीं है वो करके हाई कोर्ट में जीत गई, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उस रिट के विरुद्ध में ये निर्णय नहीं ले पाया। इससे बड़ी सरकार की असफलता क्या मानेंगे कि हम उच्च हिमालय के बच्चों के रोजगार को लेकर के, पर्यटन से संबंधित रोजगार को लेकर के इनमें बिल्कुल संजीदगी नहीं है। हम सरकार में आएंगे तो हम इस पूरे पोटेंशियल को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक बार हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम हजारों हजार का रोजगार यहाँ पर करेंगे। और हमने सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं किया, हमने साइकिलिंग के एक्सपीडिशन करे हैं। यहाँ पर नेवी के साथ मिलकर के हमने साइकिलिंग एक्सपीडिशन किए हैं। हमने लोकल साइकिलिंग पे जो माउंटेन बाइकिंग कहते हैं साइकिल को, उसके अभियान किए हैं। हमने, ये बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड में आज तक के कोई एशियन गेम्स की टीम कभी भी किसी भी एशियन गेम जाने वाली टीम को ट्रेनिंग नहीं हुई है। यहाँ हमने यहीं पर, जहाँ पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे 200 मीटर नीचे मंदाकिनी नदी पर जो टीम हमारी ब्रिजिंग एशियन गेम को गई थी, एशियन गेम की कयाकिंग स्लालम की टीम फ्रेंच कोच के साथ हमने, जिसमें 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं कयाकिंग स्लालम में, उनके लिए हमने यहाँ पर कोचिंग करी। तो कयाकिंग में हमारी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, माउंटेन बाइकिंग में हमारी बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं, बर्ड वॉचिंग में हमारे पास बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं, फोटोग्राफी के लिए डेस्टिनेशन है हमारे पास ट्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं, हमारे पास जो हमारे होम स्टेज हैं, उन स्टेज को हमको गाँव में अलग अलग ऐसे एकांत गाँव में ऐसे होम स्टेज बनाने चाहिए अपने, कि जहाँ पर लेखक, जहाँ पर आर्टिस्ट, जहाँ पर दुनिया भर के विचारक लोग आएँ, महीनों महीनों रह करके और प्रकृति के बीच में अद्भुत रचनाओं को जन्म दें। तो हमने उस संभावनाओं को, सरकार ने कहीं पर भी उस संभावनाओं को, रोजगार की संभावना बनाने की कोशिश नहीं करी। हम सरकार में आएंगे तो इन संभावनाओं को हम रोजगार में बदलेंगे। विधायक जी, अगर देखा जाए तो जैसे हम बद्री केदार
गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर रहे हैं। बीच में राजनीति का एक बड़ा केंद्र का विषय हो गया था देवस्थानम बोर्ड, क्या कुछ है? देखिए, अभी तक के जो देवस्थानम बोर्ड बनने से पहले जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का मैनेजमेंट देखते थे, वो उसका एक्ट था श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट 1939 का एक्ट था, जिसमें बद्री और केदार और उनके जो अधीनस्थ मंदिर थे उनका प्रबंधन और प्रशासन देखा जाता था। गंगोत्री और यमुनोत्री का अलग अलग प्रबंधन और उनका स्थानीय प्रशासन था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार को जाने क्या सनक चढ़ी, अपने आप एक बिल लेकर के आई, 4 धाम श्राइन बोर्ड करके लाई थी। बाद में विरोध हुआ तो उसका देवस्थानम बोर्ड करा। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि हम अपने को केदारनाथ जी से जानते हैं, हम दुनिया भर में जाते हैं तो हम बड़े शान से कहते हैं कि हम केदारनाथ के रहने वाले थे, लेकिन वो जो बिल आया उसमें बाबा केदारनाथ जी का कहीं पर नाम नहीं था। उस बिल में भगवान बद्री नारायण जी, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी जो हमारे चारों, हम उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के हिंदू धर्मावलंबियों के इष्ट हैं, उनका नाम गायब कर दिया। एक्ट ले आए, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट, और जब 2 साल तक के स्वीकार नहीं किया गया, हमने हर जगह उसका विरोध किया। हमने उसके विरोध में, उसके निरसन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए 2 महीने पहले। सरकार समझ गई कि जनता नहीं मानेगी, विधानसभा में हम टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जिस दिन सरकार बनेगी पहला काम हम इस बिल को निरस्त करने का करेंगे। तो थूक कर चाटने वाला जो मुहावरा है, इन पर सही साबित होता है। जो मंत्री जी बड़ा ठोक बजा करके जिस बिल की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये क्रांतिकारी बिल होगा, उन्होंने अपने नाक पर कालिक लगा करके वो निरसन का बिल भी वही मंत्री जी लाए। तो ये तो ऐसी सरकार है कि इन्होंने 2 साल हमारे खराब कर दिए। और देखिए इनकी नीयत में खोट था, ये चाहते थे मंदिर के पैसे से अपनी सरकार को चलाना। इनके पास, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं था, इनको गलत फहमी थी कि ये मंदिर के पैसे से सरकार चला पाएंगे। लेकिन 2 साल के कोविड काल में जब कोई आमदनी नहीं हुई, अब आज जब हमारे लोगों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो ये छोड़ छाड़ करके हमारे लोगों को अपने हाल पर छोड़ करके भाग गए हैं। और फिर से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री गंगोत्री मंदिर समिति और श्री यमुनोत्री समिति अस्तित्व में आ गई। अच्छा विधायक जी, शिक्षा को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं अभी, अगर हम हाल ही की बात करें तो यहाँ पे? देखिए, अगर हम पुरानी बात करें, हम केदार भूमि के लोग, बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे केदारनाथ भूमि से लोग हुए हैं। यहाँ से बहुत बड़े लेखक हुए हैं। आप अगर पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर छापाखाना माना जाएगा, प्रिंटिंग हाउस माना जाएगा, तो गीता प्रेस के बाद नारायणकोटि में पंडित विशाल मणि शर्मा का छापाखाना था, जो सबसे बड़ा छापाखाना था जहाँ किताबें पब्लिश होती थी। अगर हम अध्ययन से बात करें, किताबों से बात करें, तो हमारे यहाँ 1 शताब्दी पहले भी पब्लिकेशन हाउस थे जिन्होंने कई दर्जनों किताबें छापी हैं। अगर आप जुडिशियरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो हमारे यहाँ से जजेस निकले हैं। अभी भी वर्तमान में हाई कोर्ट में एक जज हमारे यहाँ के आदरणीय न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र मैठानी जी हैं। अगर आप बात करें देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो देश में ओएनजीसी जैसे नवरत्न कंपनी का पहला चेयरमैन बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि मेरी विधानसभा के तड़ाक गांव के डॉक्टर वीएस नेगी हुए हैं। अगर आप शिक्षाविदों की बात करें तो उनके भाई प्रोफेसर यशवंत सिंह नेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और नाम ऐसा था, रुतबा ऐसा था कि ये माना जाता था कि उनके घर में जो चले गया वो आईएएस बन करके आएगा। और उनके दुनिया भर में उनकी किताबें, उनका लिखा हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हुए हैं। हमारे यहाँ एक ही गांव में, बाड़ब गांव में हमारे यहाँ 2 भाई आईएफएस ऑफिसर हुए हैं। एक भाई यूपी के पीसीसीएफ हुए और दूसरा यहाँ से वाइल्ड लाइफ के चीफ हुए हैं। हमारे यहाँ सेना से अगर देखेंगे तो जनरल बड़तवाल आर्मी इंटेलिजेंस कोर के हेड हुए हैं। अभी पिछले 2 साल पहले जो रिटायर होकर के रियर एडमिरल ओपीएस राणा, जो उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी के 2 साल तक के जिन्होंने हेड किया। हमारे यहाँ साहित्य में चंद्र कुंवर बड़तवाल हुए हैं। हमारे यहाँ राजनीति में मैठानी साहब हुए हैं, गंगाधर मैठानी साहब, जो जब हमारी संयुक्त विधानसभा थी, पौड़ी से लेकर के और पूरा चमोली तक के विधानसभा एक होती थी, तब
उस समय के बहुत ही श्रेष्ठ राजनीतिक को हरा करके मैठानी साहब विधायक बने थे। हमारे यहाँ इसी क्षेत्र से, इसको तो हम तल्ला नागपुर मानेंगे, हमारी मिली जुली संस्कृति के पोखरी नरेंद्र सिंह नेगी जैसे हमारे पास राजनीतिज्ञ और मंत्री हुए हैं, कि जो नरेंद्र सिंह भंडारी जैसे राजनीतिज्ञ हुए हैं, कि जो लेखक, जो विकास कैसे करना, विकास के मॉडल, जिन्होंने हमारे यहाँ मक्कू के भीड़ फार्म, हमारे जितने भी ये हमारे टीआरएच हैं, इनकी नींव दी। तो हम केदार भूमि के लोग तो पूरे देश दुनिया को का नेतृत्व करने वाले लोग पैदा करते थे। आप जो शिक्षा की बात, और ये सब लोग आप ताजुब करेंगे यहीं के विद्यालयों में पढ़े। अभी हाल में ही हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, रघुवीर लाल जी, वो तो मणगू गांव में पढ़ करके गए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ समस्या क्या होगी कि जो हमारे विद्यालयों को गौरव की अनुभूति देना, हमारे पास श्रेष्ठ अध्यापक हैं हमारे विद्यालयों में। आज अगर केदारनाथ विधानसभा की मैं बात करूं तो इन 5 सालों में हमने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं 100% फर्नीचर कर दिया है। इक्का दुक्का कुछ स्कूलों में, जिसमें मेरे गांव का स्कूल भी है, जिसके लिए बजट आया है, निर्माण कार्य फॉरेस्ट के कारण नहीं हुआ, कई क्लियरेंस हैं उसके कारण नहीं हुआ, और मणिपुर वाला 2 इंटर कॉलेजेस, बाकी हमारे पास सब जगह बिल्डिंगें हमने कर दी हैं पूरी, और हमने मॉडल दिया है। देखिए विधायक निधि से खत्म बिल्डिंगों को, जो बिल्डिंगें पहले के पाप भी हमने धोए हैं। आप क्योंजा मॉडल देखिए, आप हमारा कंडारा में देखिए, आप हमारा कमसाल में देखिएगा, आप हमारा मणिगू में देखिएगा, आप हमारा मणिगू के बाद हमारा जाल तल्ला में देखिएगा, आप रांची में देखिएगा। हमने उन बिल्डिंगों को कुछ लाख रुपए विधायक निधि खर्च करके हमने देख लिया है, हमने बना दिया उन बिल्डिंगों को, कि जो बिल्डिंगें पढ़ने लायक नहीं थी, जहां पानी लड़के बाल्टियां रख करके पानी देखते थे। क्योंजा के अध्यापक कहते हैं कि साहब जिस दिन बारिश आती थी हम तो तुरंत छुट्टी कर देते डीआईएस से पूछ करके। आज आप क्योंजा में जाकर के देखिए 4 कमरों को कैसे कम पैसे में, देखिए दुनिया में विकास के बहुत किस्म के मॉडल हैं। हमारा जो मॉडल है, मनोज रावत का जो मॉडल है, हमने निष्प्रयोज्य बिल्डिंगों को जो सड़ गई थी उनको बहुत कम पैसे में एज गुड एज न्यू, उतनी ही अच्छी बनाया, नए से भी अच्छा बनाया। आप जाकर के ऊखीमठ का ब्लॉक मुख्यालय देख लीजिएगा, सड़ गया था, कम पैसे में विधायक निधि और जिला योजना से मिक्स करके किस तरह से कौन सा मटेरियल वहां लगाया। आप जाकर के उसकी टाइल्स को देखिएगा कि लोग घरों में नहीं लगाते हैं उसकी। आप हम हर चीज को, जब हम काम करते हैं तो हम हर चीज को, सरकार के पैसे को देखिए, हमारा एक ही सिद्धांत है, हम इस पैसे के संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं, हम कोई मालिक नहीं है जो उड़ाएं और बिछाएं। तो हम जब इस पर काम करते हैं, हम एजेंसी से ज्यादा हम खुद भी उस काम को टेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो आप इन मॉडलों को देखना तो इन बिल्डिंग्स में जाकर के देखिएगा, आप जहां ये काम हुए हैं वहां के लोगों से पूछिएगा कि क्या क्या सुविधा हुई है। कंडारा में 8 कमरे थे, खत्म थे, आज 8 कमरे जब कंडारा के हमने ठीक करके दे दिए तो पूरा स्कूल बन गया। आप जाल तल्ला वालों से पूछिएगा, जाल तल्ला का जो हाई स्कूल है, आप उस बिल्डिंग्स को देखने के लिए जाइएगा, दूरस्थ क्षेत्र में रांची को देखने के लिए जाइए। और यही नहीं, शिक्षा में हमने माध्यमिक शिक्षा को नहीं, प्राथमिक शिक्षा को लगभग 2 करोड़ के करीब हमने, मुझे जो आंकड़े मेरे सामने रखे तो पर मैं खोलने की दिस्ता नहीं कर रहा हूँ, लगभग मुझे जो लगता है 2 करोड़ के करीब हमने हायर एजुकेशन में, जिसमें डिग्री पीजी कॉलेज अगस्मुनी है, पीजी कॉलेज ऊखीमठ वाला हमारा जो विद्यापीठ वाला पीजी कॉलेज है, जिसमें हमने लाइब्रेरी के लिए दिया है, माध्यमिक शिक्षा के हमारे इंटर कॉलेजेस के लिए पुरानी बिल्डिंगों का रिनोवेशन, नई बिल्डिंगों में कई जगह कक्षा कक्ष, और तो और हमने 3 संस्कृत विद्यालयों को भी, संस्कृत शिक्षा को लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, हमने मय कोटी के संस्कृत विद्यालय को ठीक करके दे दिया है। हमने नमगोंडी के जो बहुत पुराना सोनितपुर का जो संस्कृत महाविद्यालय था उसमें कक्ष दिया है। हमने 10 जूला में बिल्कुल संस्कृत महाविद्यालय नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती थी, कोई कमरा ही नहीं था, वहां पर भी कक्ष निर्माण किया है। विधायक जी, किताब भर से शराब कुछ चल रहा है आजकल, ये क्या है? देखिए किताबों से मुझे बहुत प्रेम था, और मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने हमको किताबों से प्यार करना सिखाया था, किताबों की दुनिया में कैसे रहना है उसको हमने करना सिखाया, उन्होंने हमने वो संस्कार दिए थे। और मुझे भी ये लगता है कि किताबों से बढ़कर कोई मित्र नहीं। हमारी विधानसभा की सबसे बड़ी कमी थी कि मेरी पूरी विधानसभा में सिर्फ एक लाइब्रेरी अगस्मुनी में थी। मैं ये चाहता था कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, तो हमने बहुत एक छोटी योजना करी, हमने हर गांव में
अपने लगभग 158 लाइब्रेरियाँ, 155 या 58 के करीब लाइब्रेरियाँ हैं। तो वो हर गांव में दी, जिसमें हमने 2 अलमारियाँ दी और लगभग 500 कुछ किताबें हैं। और किताबों का जो सिलेक्शन किया गया उसके लिए हमने 3 महीना लगाया। पूरे उत्तराखंड भर के जो शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं, उत्तराखंड के बारे में जानने वाले लोग हैं, देश दुनिया के अच्छे पुस्तक प्रेमी हैं, बच्चों का साहित्य जानने वाले लोग हैं, इन सब से चर्चा करके लगभग 550 के करीब किताबों का एक सेट बनाया है, वो हमने भेजा है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि प्रदेश की किसी लाइब्रेरी में एटकिंसन और वाल्टन का गजेटियर नहीं होगा, लेकिन मेरे यहाँ अगर कोई मेहमान गोंडार जा रहा है, कोई पर्यटक गोंडार से मधमेश्वर जा रहा है, तो उसको वाल्टन का गजेटियर भी मिलेगा, उसको एटकिंसन का गजेटियर भी मिलेगा, उसको गढ़वाल का पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का गढ़वाल का इतिहास भी मिलेगा, उसको बद्री दत्त पांडे का कुमाऊं का इतिहास भी मिलेगा, उसको गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भी मिलेंगी, उसको गढ़वाल के खान पान पर जरधारी जी की किताब भी मिलेगी, उसको यहाँ के अनाज पर किताबें भी मिलेंगी। तो उसी लाइब्रेरी में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी का सेट भी मिलेगा, जो बच्चे हमारा पढ़ना चाहते हैं। उसी लाइब्रेरी में आपको आर्मी के में जो बच्चे भर्ती होते हैं उसकी किताबें भी मिलेंगी। उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें ऐसी होंगी कि जिनको पढ़ करके जो किताबें बच्चे जो आईएएस और पीसीएस की परीक्षाएं देते हैं, उनमें जो किताबें, कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं भारत के इतिहास से संबंधित, भारत की राजनीति व्यवस्था के संबंधित, भारत के वी द पीपुल, जैसे नानी पालकीवाल एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं, जूरिस्ट हुए हैं, उनकी हम भारत के लोग, जिसको हर बुद्धिजीवी पढ़ना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, अब आप किताब बनाम शराब की जो बात कर रहे हैं, आप मेरे यहाँ पिछला चुनाव से देख रहे हैं किस तरह की बातें चल रही हैं, कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे वो चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा केदारनाथ की कृपा है कि पैसे के बल पर वो चुनाव को हाईजैक नहीं कर पाए, न केदार भूमि में कर पाएंगे। ये भी हम बता रहे हैं, ये देवभूमि है, यहाँ कितना भी पैसा शराब में आप डुबा दो, आप किसी को खरीद करके कुछ फर्जी वीडियो बना करके चलवा सकते हैं, लेकिन आपको जमीन पर आना होगा। आप पर हिम्मत है तो इन मुद्दों पर जमीन पर आना चाहिए आपको। तो ये जो शराब बनाम किताब की, वो मेरे विरोधी शराब बंटवाते हैं, पीढ़ियां खराब कर रहे हो। आज गांव में मैं जब जा रहा हूं, मैं पिछले चुनाव में जाता था तो माताओं की ज्यादा चिंता यही रहती थी, माताएं कहती कि अकन साहब हमारे लोग तो हमारे लड़कों को बर्बाद करना, ये तो चुनाव में जाना 2-2 3-3 दिन तक लड़के नहीं होना। तो हमने उनके हाथ पर किताब संभाली, हमने किताब दी है उनको। हम ये चाहते हैं, मेरे मन में ये थी कि अगर देखिए, एक भी लोग मुझे कहते साहब इन किताबों से क्या होगा, इससे तो आप जो आपने 1.5-2 करोड़ रुपया किताबों पर खर्च किए, आप कार्यकर्ताओं को बांटते हो, आपके जयकारे लगाते। मैंने कहा नहीं, कार्यकर्ता जयकारे लगाएंगे, एक बच्चा भी इन किताबों को पढ़ करके अच्छा नागरिक, हम बड़ा आदमी नहीं कर रहे हैं, अच्छा नागरिक बन जाएगा। हम सोचेंगे हमारा सारा का सारा पैसा वसूल हो गया है। और आप ये समझ लेना, ये जनता बताएगी कि शराब और किताब की लड़ाई में शराब हारेगी, किताब जीतेगी। हमेशा किताब ही जीती है, शराब कभी जीती नहीं है। संस्कृति के बड़े अजीब अजीब प्रश्न होते हैं। मैं देख रहा था एक प्रत्याशी जो घूमते रहते हैं, वो कह रहे हैं साहब मांगल से क्या बोलूं, मांगल से क्या प्रगति बोली। अरे भाई, प्रगतियां प्लॉट बेच करके नहीं होती हैं, प्रॉपर्टी डीलर प्रगति नहीं कर सकते हैं। प्रगतियां आपको मांगल से, यहां न केवल रोजगार पैदा होगा, मांगल से हम अपनी संस्कृति का गौरव महसूस करते हैं। हमारी माताएं जब प्रदेश स्तर की गायिका बनती हैं, हमारी माताओं की आवाज की खनक जब बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचेगी, वो हमारे लिए गौरव का क्षण होगा। तो हमारे पास इनके जवाब हैं। इनकी संस्कृति शराब पिला करके लड़कों को चोपता में डांस कराना है, और हमारी संस्कृति, हमारा महोत्सव हुआ है, चोपता महोत्सव, ठीक है ना, मोनाल फेस्टिवल, हम फेस्टिवल कराते हैं। इनके नचाने और हमारे नचाने में अंतर है, इनके गायन और हमारे गायन में अंतर है। हम संस्कृति की रक्षा के लिए गवाते हैं, हम संस्कृति की रक्षा के लिए नचाते हैं, और ये संस्कृति का क्षरण करने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारी पीढ़ियों को खत्म करने के लिए शराब पी करके नचवाते हैं। तो आप तय समझिएगा, इस बार की लड़ाई भी शराब और पैसे की किताबों से है, और किताब जीतेगी, किताब जीतती रही है, किताब जीतती रहेगी।
विधायक जी, आप पे लगातार आरोप लग रहे हैं विधायक निधि को लेकर। जी विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जी। कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, इसका आंकड़ा आप सीडीओ ऑफिस लेकर के जा करके आप ले सकते हैं। ये आंकड़ा है 18 करोड़ 75 लाख की विधायक निधि मुझे इन 5 सालों में मिली है। इसमें से सिर्फ 12.25 लाख रुपया बचा है। ये पैसा भी इसलिए बचा है कि कई बार योजनाओं में कुछ ऊंच नीच हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि किसी कर्मचारी को कोई किसी ऐसी स्थिति का वो करना पड़े, और ये बिल्कुल साफ है। और हमारे पास हर गांव वाइज आंकड़े हैं। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने जो इन 5 सालों में विधायक निधि दी है वो 3 कार्यकाल के कुल विधायक निधि के 3 गुना या 2 गुना होगी। उससे कम होगी तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। तो अगर हमने 3 गुना विधायक निधि एक हर गांव को दी है या 2 गुना दी है, इन तीनों का मिला करके 3 कार्यकालों का, तो मेरे पास वो कुबेर का कौन सा खजाना है कि देने के बाद भी बच जाए। देखिए, कुछ मीडिया समूह, जिनको मैं चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपराधिक मानहानि के मुकदमे कायम करूंगा। अगर गलत सूचना को प्रसारित करेंगे तो मैं आपराधिक मानहानि के मुकदमे को कायम करूंगा। वो कुछ लोगों से, कुबेरपतियों से धन लेकर के इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये सार्वजनिक कागज है। या आप जाकर के आरटीआई में क्या लें, आप सीडीओ के पास जाएं, और सिर्फ अगर उन पत्रकारों में पत्रकारिता बची हुई है तो वो सीडीओ के पास जाएं। ये कागज तो किसी को भी मिल सकता है। सीडीओ का इंटरव्यू लें, सीडीओ से बाइट लें कि कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि मैंने अभी इस मामले में कुछ बोला ही नहीं था। मैं नहीं चाहता था मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि हम पर कोई आरोप नहीं है, कोई और आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो एक आरोप है कि साहब विधायक जी ने विधायक निधि नहीं खर्ची। अगर विधायक जी ने विधायक निधि नहीं खर्ची, वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपने गांव में देखे कि 3 विधायकों ने मिलकर के जितनी विधायक निधि दी है उनके 3 गुने विधायक निधि हमने दी है। तो ये एक निराधार आरोप है, एक झूठा आरोप है, और हमारे इलेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाला आरोप है। विधायक जी, एक आरोप और लग रहा है आप पे, विपक्षी एक आरोप और लगा रहे हैं। हालांकि आप आज उस वेशभूषा में अभी नहीं दिख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं विधायक जी का धोखा बाहर निकल जाता है। जी नहीं, देखिए, धोखा मेरा परंपरागत पोशाक है, और किसी भी संस्कृति में सिर्फ गाना ही संस्कृति का हिस्सा नहीं होता है। हमारी संस्कृति का हिस्सा खान पान होता है, रहन सहन होता है। हमारी संस्कृति का हिस्सा हमारा बिल्डिंग भी होता है। अब आप आरोप तो मेरे पे ये भी लगते हैं कि साहब पत्थर का काम करते हैं। देखिए, केदारनाथ का जो चौक है, केदारनाथ में जो चौक बना है, उसका पत्थर हमारा है। वो मैंने अपनी विधायक निधि से देकर के, वो संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अगर संस्कृति के हिस्से के रूप में से देखेंगे तो आप जाकर के सिल्ला का त्योहार देखें। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप अगस्मुनी रामलीला मैदान में जो चौक बना है 3 इंच खलूट का, खलूट हमारे जैसा केदारनाथ में पत्थर लगा, खलूट यहाँ भी लगा है। तो हमने अपनी संस्कृति के हर अवयव, चाहे हमारी बिल्डिंग शैली हो, भवन शैली, जो हमारी पुरानी भवन शैली जिसमें पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। देखिए, पूरा यूरोप पत्थर का प्रयोग कर रहा है, हम सीमेंट पर जा रहे हैं। तो हमने पत्थर को भी हम आगे लाया है। जिस पर भी लोग हमारी आलोचना करते हैं कि साहब पत्थर का काम हो रहा है, लोग सीमेंट पर जा रहे हैं, लोग इस पर चांद पर जा रहे हैं, हम अपनी हर खूबी का प्रयोग करेंगे। तो वैसी धोखे पर है। धोखे का जहां तक सवाल है कि देखिए, धोखा से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। मैं हाईलैंडर हूँ, उच्च हिमालय के रहने वाले। हमारे पूर्वजों की पोशाक थी ये। मेरे दादाजी भी पालसी थे, पालसी मतलब भेड़ पालक। तो शान के साथ हम धोखा पहनते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब इलेक्शन आते हुए मैं चुनाव जीतने के बाद भी धोखा पहन करके विधानसभा में गया था, देखिए सिंबॉलिक है। आप गर्मी में हर दिन धोखा नहीं पहन सकते हैं, लेकिन मैं अंतिम विधानसभा का जो अंतिम सत्र था उसके अंतिम दिन भी धोखा पहन करके गया। मैं कई इंपॉर्टेंट ओकेजन पर धोखा पहनता हूं, लेकिन हमारा जो विजन है कि हम अपनी संस्कृति का जो सर्वश्रेष्ठ अवयव है उसको हम आत्मसात करें, उस परंपरा को आगे बढ़ें। लेकिन हम अप्रगतिवादी भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश और दुनिया में राज करें, उनकी पहचान देश और दुनिया के हर फील्ड में हो, लेकिन वो अपनी संस्कृति को भी न भूलें, अपनी पहचान को न भूलें, अपनी पहनावा न भूलें। और मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पहनने में, मुझे और कपड़े पहनने में भी कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं वक्त के अनुसार पहनता हूँ। धोखे से मुझसे प्रेम है, मुझे धोखे से इसलिए प्रेम है क्योंकि मुझे वो अपनी परंपरा,
अपने पहाड़ के ऊपर की परंपरा जो लगती है ना, वो मुझे लगता है कि वो उसमें आती है। तो उसमें मुझे किसी के पूछने की जरूरत नहीं कि चुनाव में पहनूंगा या नहीं पहनूंगा। अच्छा विधायक जी, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अभी तक क्या कुछ अंतर आपको लग रहा है? देखिए, अंतर कोई खास नहीं है। हमारी लड़ाई जो है धन पतियों से है, बल्कि मैं कुछ तत्वों को धन पशु कहता हूँ। अगर पशु समान व्यक्ति के पास धन आ जाए तो देखिए, आप अगर राजनीति में हैं तो उसको आपको राजनीति में विचार देने पड़ेंगे। आप जिस तरह के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि आपके शिक्षा पर क्या विचार हैं, आपके संस्कृति पर क्या विचार हैं, आपके स्वास्थ्य पर क्या विचार हैं, आपके विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर क्या विचार रहेंगे, आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। तो अगर जिस तरह से दुरुपयोग पैसे का हमारी विधानसभा में हो रहा है, जैसे पिछले पिछले विधानसभा में हुआ, तो हमारी जो लड़ाई है इस बार भी धन पशुओं से भी है, और हमारी लड़ाई दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी है कि जिसने 5 साल में एक स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं खोला। ये प्रगति की बात, विकास की बात करें, एक हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में नहीं खुला, पूरे प्रदेश भर में। आप पूछें इनसे, अगर इनके नेता आते हैं, कि वो प्रदेश के उस अस्पताल का नाम बता दो कि जो आपने नया खोला हो। आपने पानी की एक बड़ी स्कीम नहीं खोली, आपने हर घर जल हर घर नल के नाम पर घर घर झगड़ा करा दिया। तो विकास के लिए आपके जो विकास के, जिसको ह्यूमन इंडेक्स कहते हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसको मिला करके जो सब चीजें बनाती हैं, वो तो आपने कुछ किया ही नहीं। उन लोगों से भी हमारी लड़ाई है। विधायक जी, जैसे कि पिछला जो चुनाव है वो आपके जो मुख्य मुकाबला था वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कुलदीप रावत जी, उनके साथ आप कर रहा है। इस समय भी संभावना वही लग रही है, आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, इस समय जो मुझे लगता है कि इस समय वैचारिक लड़ाई आमने सामने की होगी, और जो भी संभावना है, जो भी मुझे जो लगता है कि राजनीतिक दल ही मुकाबले में आएंगे। आला तो हमारे बहुत नज़दीक कोई आ नहीं पाएगा, अभी चुनाव हुआ नहीं है। अभी पैसे की चमक और ताकत आपको दिख रही है, जो गांव-गांव में पैसा बांटा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव आएगा, जब मुद्दे आएंगे, भाई राजनेता को बताना पड़ेगा ना कि क्यों विधायक बनना चाह रहे हैं। आप विधायक सिर्फ इसलिए नहीं बन सकते हैं कि आप पैसा कहीं से लाएं, वो आपका साधन क्या है, वो तो आपकी आईटी रिटर्न बताएगी कि आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। लेकिन उस पैसे से आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। केदारनाथ के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने आपसे बताया कि केदारनाथ में कहीं बाहर से नेतृत्व की जरूरत नहीं है कि कहीं बाहर से आयात करना हो। हमने तो पौड़ी में जाकर के नेतृत्व किया है। पौड़ी जब संयुक्त जिला था, चमोली और पौड़ी, तो 3-3 जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे केदार भूमि के रहे, हमारे तल्ला नागपुर के रहे। तो ऐसे इलाके को यहाँ के लोगों ने संयुक्त जिले में विधायक रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर कुछ लोग कुछ पैसे के रुपयों के टुकड़े ला करके अगर ये सोचे कि उनके बल पर चुनाव जीत सकते हैं, उनको अपने विचार रखने पड़ेंगे। और हमारी तो खुली चुनौती है। आप लोग और पत्रकारों से भी हमारा निवेदन है कि वो जितने भी संभावित कैंडिडेट हैं उनको सामने बैठाएं, उनसे सवाल जवाब करें, और कोविड काल में वर्चुअल माध्यम में आप जवाब करें। और वर्चुअल माध्यम की भी अभी मुझे याद आ रही है, जो ये आज वर्चुअल की बात कर रहे हैं, प्रदेश का पहला वर्चुअल लर्निंग का मॉडल मैंने दिया। इस प्रदेश को 8 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज मैंने सिर्फ 3,20,000 में दिए हैं, जो सफलतापूर्वक चल रही हैं। राज्य सरकार की 6 लाख की एक यूनिट और 35 करोड़ रुपए सेंट्रलाइज यूनिट खर्च करने के लिए वो बर्बाद हो गया, वो कभी नहीं चला। लेकिन मेरे जो 8 वर्चुअल क्लास हैं तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं, और हमारा मॉडल टेक्नोलॉजी वाइज सस्ता और सबसे बेहतर है। तो ऐसे मॉडल दें आप। मेरे तो निवेदन है कि आप इन हेलो 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 हेलो, आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? एक कौन देख शुरू कर दे। हेलो 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 जी नमस्कार। कुछ तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और फिर से मैं आपसे जुड़ गया हूं। तो विधायक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। विधायक जी, एक सवाल बड़ा चर्चा में है इन दिनों, पहले भी रहा है, कि आप न खाते हैं और न खाने देते हैं। यही कारण है कि विकास प्रभावित होते हैं, क्या है ये? देखिए, ऐसा नहीं है।
जबकि ये अगर देखा जाए, देखिए हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के सिद्धांत को मानते हैं और हम ये मानते हैं कि भगवान ने ये सामर्थ्य हमको इसलिए दी है कि हम संरक्षक के रूप में कार्य करें। लेकिन आप ये देखेंगे कि मैंने इस पूरी विधानसभा में कोई भी ये कर्मचारी ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसके कार्य में कभी हस्तक्षेप किया हो। पूरी छूट उनकी। देखिए हमारा विधायक का काम तब शुरू होता है कि जब कोई शिकायत उनके पास आती है, लेकिन मैंने ये साफ संदेश दिया है कि अगर कोई शिकायत मेरे पास कभी आई तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही होगी, तब चाहे उसमें कोई भी लिप्त पाया जाएगा। तो मैंने एक काम का माहौल बनाया है और आप केदारनाथ विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछ सकते हैं कि जिस माहौल में उन्होंने काम किया है इस तरह का माहौल शायद आज तक कभी मिला हो, न मिलेगा और न ही कहीं अन्य जगहों पर, क्योंकि अधिकारियों को और कर्मचारियों को कई विधानसभाओं में काम करने का अनुभव रहता है। तो मेरा अधिकारियों और कर्मचारियों को एक हद तक की पूरी छूट रहती है। उसके बाद अगर कोई शिकायत आई तो उस पर ही हम कार्रवाई के पक्षधर हैं। अच्छा विधायक जी, केदारनाथ में अभी भाजपा का कोई चेहरा तय नहीं हो पाया है और माना ये भी जा रहा है कि भाजपा में आपके भी कई मित्र हैं, कुछ फायदा मिल पाएगा क्या? देखिए भाजपा डरी हुई है और कई नाम आ रहे थे, उनमें से कई नामों को उन्होंने निष्कासित भी कर दिया और आज भी एक नाम आ रहा था एक महिला नेत्री का, उन्होंने भी मना कर दिया। तो मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों डरी हुई है। उनको खैर देर सवेर वो किसी कैंडिडेट को लाएंगे और एक अच्छा मुकाबला होगा। हम तो चाहते हैं कि राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हम में हेल्दी फाइटिंग होनी चाहिए। हम विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे के सामने विचार रखें, जनता के सामने विचार रखें और प्रेम पूर्वक अपना इलेक्शन लड़ें। अच्छा विधायक जी, इस पूरे 5 वर्ष का अगर कार्यकाल हम देखें तो एक भू कानून एक बड़ी बहस का विषय रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए भू कानून तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जिस दिन 18 में, शायद दिसंबर का महीना था, जिस दिन इन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और विनाश अधिनियम की 2 धाराओं में जो इन्होंने परिवर्तन किए, उस दिन से इन्होंने उत्तराखंड की ज़मीन को किसी के लिए भी लुटाने के लिए एक दस्तावेज पैदा किया, एक खुली छूट दी। उसका विरोध हुआ। उसका विरोध के बाद अब सरकार बार बार कहती थी कि हम परिवर्तन करेंगे, एक अच्छा भू कानून लाएंगे। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस दिन वो परिवर्तन, उत्तराखंड की ज़मीनों को बेचने का षड्यंत्र करने वाला परिवर्तन वाला बिल उत्तराखंड की विधानसभा में आया, उत्तराखंड की ज़मीनों को बेचने वाला बिल, उस दिन उसका विरोध मेरे अलावा किसी विधायक ने नहीं किया। अब आप इससे समझ लीजिएगा। देखिए मेरी जो चिंता बार बार है कि अगर ज़मीन का मतलब उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डीलिंग और प्लॉटिंग समझ लिया था, जबकि ज़मीन का मतलब क्या है, अपनी ज़मीन को बचाना, उत्तराखंड की ज़मीन को बचाना, वो ज़मीन का काम था, वो ज़मीन का कानून था। लेकिन आज के राजनीतिज्ञों से प्रचलित जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे आप ज़मीन की बात करेंगे तो वो प्लॉटिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करेंगे। तो हमने उस कानून का विरोध किया, पूरे विधानसभा के दौरान विरोध हुआ, सरकार बैकफुट पर आई, सरकार ने एक सब कमेटी बनाई, सरकार ने कहा था कि साहब हम अच्छा भू कानून लाएंगे। अरे बेशर्मो, अच्छा भू कानून तो दूर, तुमने जो धाराओं में परिवर्तन करके, मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं और जल्दी ही मैं देहरादून या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। उस दिन उत्तराखंड के लोग समझेंगे कि देहरादून से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, माणा मलारी तक के उत्तराखंड की कितनी जमीन अपने किस चहेते, किन चहेतों को इस सरकार ने बिकवा दी है, जिन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद ले आए कि साहब उत्तराखंड की जमीनें विधर्मियों ने ले ली हैं। उससे 1-2 नेताओं को कुछ पद मिल गए, लेकिन सच बात यह है, जो कागज दस्तावेज कहेंगे, कि उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन इन्होंने अपने खास करीबी उद्योगपतियों, बाबाओं, संस्थाओं को बेच दी हैं और जाते जाते नया भू कानून लाना तो दूर, उन 2 धाराओं में परिवर्तन करके जो लूट की छूट मचाई थी इन्होंने, वो तक इन्होंने बंद नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस पर हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। ना हम सिर्फ इस जो हमारा प्रचलित कानून है ज़मीन का, उसको कठोर करने की हमारी सरकार ने, अभी हमारी जो पार्टी है उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में
उसके रखने का निश्चय किया है। हम बंदोबस्त करना चाहते हैं। देखिए 60 से अभी बंदोबस्त नहीं हुआ है। हम बंदोबस्त के अलावा जो ज़मीन के मैनेजमेंट के संबंध में बहुत चीज़ें जो उत्तराखंड में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उन सबको हम करना चाहते हैं। तो विधायक जी जो ये तमाम बातें हैं, तमाम कुछ यहाँ पे निकल के आया है, ये क्या कुछ घोषणा पत्र में सम्मिलित हो पाएगा? जी हाँ, ये सब चीज़ें देखिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलते हैं, पूरी स्वीकृति के बाद और पूरी जिम्मेदारी के बाद बोलते हैं। अगर हमने देवस्थानम, हमारे शीर्ष नेताओं ने ये तय किया था कि पहले ही दिन हम पहला काम सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का करेगी, तो उसको घोषणा पत्र में भी आना था और हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। वही भू कानून के मामले में होगा, अन्य सभी मामलों में, जिन मामलों में हम जनता के सामने जिन वादे के साथ जाएंगे, जो वादा हम चुनाव में करेंगे, उनको हम अक्षरशः पूरा करेंगे। विधायक जी मेरा अंतिम सवाल आपसे है, कन्या गौराधन को लेके क्या है? देखिए कन्या गौराधन, देखिए अगर विधायकों को कुछ विधायी कार्यों के जरिए सरकार के गलत कामों पर नियंत्रण करना या सरकार से जनता की आशा के अनुरूप, जनता की मांग के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप निर्णय लेने का सबसे बड़ा उदाहरण इस विधानसभा में अगर कोई है तो गौरानंदा कन्या धन योजना का है। ये योजना ऐसा थी कि पहले पुरानी सरकार में नंदा धन योजना, गौरा धन योजना के नाम से अलग अलग विभागों से चलाई जाती थी। जब इनका एकीकरण करा गया तो 16 और 17 के और 18 के कुछ बच्चे, 36 हज़ार के करीब जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो छूट गई थी। वो अभागी बच्चियां जिनके पेरेंट्स, इनके गार्जियंस बहुत कम इनकम ग्रुप के थे, इस मामले को 5 बार विधानसभा में उठाया गया, जिसमें से 3 बार मैंने नियम 58 में उठाया। पक्ष के जो सत्ता पक्ष के विधायक आदरणीय जीना जी आजनी, उन्होंने भी उठाया। सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया, लेकिन चौथी बार में मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन आया, लेकिन आश्वासन के बाद भी बजट की व्यवस्था नहीं करी। तो मैंने अंतिम सत्र में फिर नियम 58 में उसको रखा। नियम 58 में रखने पर अनुपूरक बजट में उसके लिए बजट की पूरी व्यवस्था की गई है। और अब वो बच्चियां, जो अभागी बच्चियां, जिनसे पहले वाली बच्चियों को भी उस योजना का लाभ मिला था, उसके बाद वाली बच्चियों को भी योजना का लाभ मिला, लेकिन सिर्फ उस दौरान इंटर करने वाली जिन बच्चियों को लगभग 36 से 38 हज़ार का अनुमान है बच्चियां होंगी, उन बच्चियों को भी उस योजना का लाभ मिलेगा। इसे कहते, देखिए जब तक कि विधायक विधायी कार्यों को नहीं सीखेंगे, विधायी कार्यों के द्वारा सरकार पर दबाव बना करके उचित निर्णय लेना नहीं सीखेंगे, तो उसका विधायक होना सार्थक नहीं है। मुझे जो अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे सुखद अनुभूति हुई, नंदा गौराधन योजना के मामले में सरकार को झुका करके निर्णय लेने की, और देवस्थानम बोर्ड वाला जिसमें हम प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए थे, भू कानून के मामले में जिसमें हम प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, इन 2 धाराओं को निरसन करने की, ये इस सहित हमारी जो विधानसभा में है दर्जनों चीज़ों पर जो हमने विधानसभा में विधायी कार्यों के जरिए सरकार पर दबाव बना करके जो कार्य किए, मुझे बहुत संतोष है कि मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में अगर आप सबसे अधिक और सबसे क्वालिटी का, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में बोलने वाला अगर आप देखेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मुझसे 3 पहले जो विधायकों ने प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जितना बोला होगा उससे संख्या में कम से कम 20 से 25 गुना मैंने बोला है। अगर आप उन पेजों को गिनेंगे तो वो 20 से 25 गुना बोला है। अगर आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुझसे पहले के विधायकों ने कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, विधेयकों पर, नियम 58 पर, कार्य स्थगनों पर कभी चर्चा नहीं करी, लेकिन मेरे हर विधानसभा के सत्र में हर दिन एक कार्य स्थगन के प्रस्ताव रहे हैं। ये मुझे पूरा संतोष है कि मैंने अपना जो विधायी दायित्व, जनता ने जो मुझे विधायक के रूप में चुन करके विधानसभा में भेजा था, वो दायित्व मैंने अपनी न सिर्फ जनता के और नियम 58 के तो हम पूरे राज्य के प्रश्न उठाते थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम विधायक केवल केदारनाथ विधानसभा के नहीं, हमारा दायित्व पूरा उत्तराखंड प्रदेश है। और उनके जरिए जहाँ तक सरकार ने श्रम में माना, उन कामों को भी करा, लेकिन सरकार सत्ता के मद में मदहोश थी, बेशरम थी, सत्ता उनकी सबका संख्या बल था, तो उस संख्या बल के कारण कई बार उन्होंने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। हमारी आवाज़ तो नहीं दबी, लेकिन उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक तानाशाही करके हमारी आवाज़ को मध्यम करके और उन नियमों के तहत हमारी चीज़ों को नकार दिया। चलिए, धन्यवाद विधायक जी पहाड़ी खबरनामा से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केदारनाथ के विधायक मनोज रावत, जिन्होंने कि अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात को यहाँ पे रखा है।
चुनावी मैदान सज चुका है। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है, जन भावनाओं पे कितना फिर से खरा उतर पाते हैं। आप देखते रहिए तब तक पहाड़ी खबरनामा। नमस्कार।